पर है 3 गुंबदी जामा मस्जिद। इस दुर्लभ बिन मीनार की मस्जिद में आज भी हर जुम्मे को 2,500-3 हजार श्रद्धालु नमाज अदा करते हैं और ईद पर तो नमाजियों की संख्या 8,000 तक पहुंच जाती है। इस मस्जिद के पास ही है यहाँ की सबसे प्रसिद्ध पहचान, विशाल भव्य बादलों से बातें करता बादल महल दरवाजा। शायद ये मालवा के खलजियों की दिल्ली सल्तनत पर जीत का स्मारक है। अपने विशाल कद और बारीक जालीदार नक्काशी से यह आज भी मुझे जलाता है। कहते हैं ये द्वार बादल महल का प्रवेश द्वार था। हालांकि बादल महल का अब कहीं नामो निशान नहीं दिखता, मगर ये दरवाजा अभी भी खड़ा है। तकरीबन मेरे और इस किले के साथ ही साथ बना यहाँ का प्रसिद्ध जागेश्वरी मंदिर। हुआ यूं कि महाराज कीर्तिपाल एक बार जब शिकार पर गए थे तब वे भटक गए और अपने साथियों से दूर हो गए। भटकते भटकते उन्हें जंगल में एक सरोवर दिखा। ये वही सरोवर है जो आज परमेश्वर ताल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि रोगहारिणी देवी जागेश्वरी ने स्वयं प्रकट होकर महाराज कीर्तिपाल को यह मंदिर बनाने का आदेश दिया। गर्भगृह में देवी जागेश्वरी की मुख्य मूर्ति स्वयंभू है। महाराज कीर्तिपाल ने मंदिर निर्माण के दौरान अपने उतावलेपन के कारण देवी के बताए 9 दिनों से पहले ही पट खोल दी और देवी संपूर्ण प्रकट न हो पाई। ऐसा भी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने शिव के महाप्रकोप से विश्व को बचाने के लिए सती के जले हुए शरीर के 51 टुकड़े किए तो उनका मस्तक यहाँ गिरा। इसीलिए जागेश्वरी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। जागेश्वरी मंदिर के निकट ही एक और मंदिर है और उससे भी एक कहानी जुड़ी है। एक बार कुछ राहगीर रास्ते में सुस्ताने के लिए परमेश्वर ताल के किनारे रुके। जब सुस्ताना हो गया और वे यात्रा जारी रखने के लिए अपना सामान उठाने लगे। क्या भैया राम दुलारे, काहे लाने इतनी मेहनत कर रहे? अरे कछु नहीं राम रतन भैया, जब मूर्ति ससुरी ना हिल रही। कहा कह रहे तने खाना लगाया था? आजा भज्जा लगा लो। अरे ना हिल रही भैया तो। सभी ने बहुत जोर लगाया पर भगवान लक्ष्मण की वो मूर्ति टस से मस न हुई। बात फैल गई और इस घटना को एक तरह का शगुन मानकर वहां एक मंदिर बनाया गया, लक्ष्मण मंदिर। उर्मिला पति लक्ष्मण। इंद्र पर जिसने विजय प्राप्त की उस इंद्रजीत पर भी विजय प्राप्त करने वाले लक्ष्मण, रामानुज लक्ष्मण। लक्ष्मण को भगवान राम का प्रतिहार भी कहा जाता था। प्रतिहार यानी रक्षक। भारत के मध्यकालीन इतिहास के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक गुर्जर प्रतिहार वंशज स्वयं को लक्ष्मण की ही संतति मानते हैं। महाराज कीर्तिपाल भी प्रतिहार वंश के ही राजा थे। प्रतिहारों ने 8वीं शताब्दी के मध्य से 11वीं शताब्दी तक भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया और आर्यवर्त के महाराजाधिराज कहलाए। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने कई अरबी सेनाओं को पराजित किया। उनके उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय सबसे शक्तिशाली प्रतिहार राजा बने। फिर रामभद्र, मिहिर भोज और महेंद्रपाल के नेतृत्व में प्रतिहार साम्राज्य बहुत फला फूला। लेकिन कालांतर में दक्षिण के राष्ट्रकूटों, पूर्व के पाल और उत्तर पश्चिम के अरबियों से निरंतर संघर्ष के कारण यह साम्राज्य बिखर गया। प्रतिहारों की राजधानी वैसे तो उज्जैन और कन्नौज रही, लेकिन अपनी केंद्रीय भौगोलिक स्थिति, घने जंगलों, 3 नदियों के कारण चंदेरी हमेशा महत्वपूर्ण बना रहा।
प्रतिहारों के समय की चंदेरी यहां से कुछ मील दूर है। अब बूढ़ी है और एकाकी भी। आजकल उसे बूढ़ी चंदेरी कहते हैं। ये भी कहते हैं कि महाराज कीर्तिपाल की राजधानी वही थी जो एक भूकंप में ध्वस्त हुई और उन्हें इस नई चंदेरी का निर्माण करना पड़ा। आज भी बूढ़ी चंदेरी के खंडहर उसके बुलंद होने की गवाही देते हैं। प्रतिहारों की कहानी तो मैंने देखी नहीं, हाँ, मुझमें से गुजरते राहगीरों और आसपास उड़ते पंछियों से सुनी जरूर है। 15वीं शताब्दी मध्य में मालवा के खलजियों ने दिल्ली सल्तनत से चंदेरी छीन ली। महमूद खलजी ने अपने वफादार मित्र और सहयोगी राय चंद्र पुरबिया यानी मेदिनी राय को यहां जागीरदार नियुक्त किया। अगले कुछ दशकों तक मेदिनी राय और चंदेरी जैसे एक दूसरे के पूरक रहे। थोड़ा और विचार कीजिए पंडित जी। भौगोलिक स्थिति के कारण चंदेरी में एक संपन्न राज्य बनने की असीम संभावनाएं हैं। खिलजियों से किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति युद्ध और विनाश की संभावनाएं पैदा करेगी। ये सेना हमने खड़ी अवश्य की है, किंतु जब तक संभव हो हम युद्ध टालने का ही प्रयास करेंगे। इसलिए खिलजियों से मैत्री बनाए रखना एक मजबूरी ही नहीं, बुद्धिमानी भी है। किंतु दूरदर्शिता इसमें भी है कि हम मित्रों की संख्या बढ़ाएं। आप मेवाड़ के महाराणा को हमारी ओर से पत्र भेज दीजिए। मेदिनी राय एक कुशल योद्धा थे। उन्हें राजनैतिक समीकरणों की संधियां करने की महारत हासिल थी। उनका अंदेशा बेबुनियाद नहीं था। आखिर महमूद खलजी और उनकी मित्रता पर ग्रहण लग ही गए। सुल्तान, अगर जान की अमान हो तो कुछ अर्ज करूं। बाखुदा, सुल्तान महमूद खिलजी कभी भी कासिदों का कत्ल नहीं किया करते। बेखौफ कहो जो कहना चाहते हो। हुजूर, चंदेरी में सिर्फ मेदिनी राय का ही बोलबाला है। हुजूर के तो सिर्फ सिक्के ही चल रहे हैं। क्या बकते हो खबरी? जुबान को लगाम दो। माफी चाहता हूँ हुजूर, नाचीज तो सिर्फ एक अदना सा लौंडा है। आप ही की वफादारी की खातिर सच बयान कर रहा है। राजे महाराजे हमेशा अपने कच्चे कानों के लिए जाने जाते रहे, फिर चाहे वो देवराज इंद्र क्यों न हो। मेदिनी राय को महमूद खलजी ने बिन किसी जिरह और सफाई के दोषी और दुश्मन मान लिया और चंदेरी पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। मेदिनी राय को इस षड्यंत्र की भनक लग गई। उन्होंने अपने राजपूत मित्र की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। वह मित्र थे मेवाड़ के राजा, कई राजपूत राजाओं के महाराजा, वीर पराक्रमी योद्धा महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया यानी कि राणा सांगा। मेदिनी राय से कहिए कि वो निश्चिंत रहे। राणा सांगा के रहते चंदेरी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। महमूद खलजी से लड़ाई में हम मेदिनी राय की मदद करेंगे। सेनापति, आप चंदेरी की ओर कूच की तैयारी कीजिए। मेदिनी राय और राणा सांगा की सेनाओं ने मिलकर महमूद खलजी और उसकी सहयोगी सेनाओं को पछाड़ दिया। फिर राणा सांगा ने मेदिनी राय को पूर्वी मालवा का राजा घोषित कर दिया। मेदिनी राय आजीवन राणा सांगा के मित्र बने रहे और उनके बढ़ते दबदबे में अपना सक्रिय योगदान देते रहे। पर मेदिनी राय और राणा सांगा दोनों को ही
उत्तर पश्चिम से आते एक तूफान की खबर नहीं थी। यह तूफान था तैमूर लंग और चंगेज खान का वंशज, एक युद्ध कुशल सेनापति, भारत में मुगल साम्राज्य का प्रवर्तक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बाबर ने भारत पर कई आक्रमण किए। मार्च 1527 में राणा सांगा और उनके सहयोगियों की विशाल सेना खानवा में बाबर की सेना से भिड़ी। बाबर ने अपनी अपेक्षाकृत छोटी सेना को प्रेरित करने के लिए खानवा की लड़ाई को काफिरों से लड़ाई का सांप्रदायिक रंग दे दिया। अब उसकी सेना सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ रही थी, बल्कि एक जिहाद कर रही थी। इस सांप्रदायिक धर्म का अपेक्षित असर भी हुआ। फिर बाबर की आधुनिक युद्ध शैली और तोप खाने के सामने राजपूत आखिर टिक न सके। राणा युद्ध में घायल हो गए और उनकी सेना बुरी तरह तितर-बितर हो गई, परास्त हो गई। मेदिनी राय भी, जो कि युद्ध में राणा के मुख्य सहयोगी थे, चंदेरी वापस आ गए। फिर बाबर ने एक करके राजपूतों की सहयोगी रियासतों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। यहीं पर नींव पड़ी चंदेरी की लड़ाई की। बाबर की सेना ने कटी घाटी की ओर से चंदेरी में प्रवेश किया। पर 1490 में जमानत खान ने गयासुद्दीन खलजी के स्वागत में कटी घाटी पर एक भव्य दरवाजे का निर्माण करवाया था। दरवाजा कटी घाटी के नाम से जाना जाता है और आज भी मेरे इस नगर का प्रवेश द्वार है। कटी घाटी की एक कहानी प्रचलित है। हुआ यूं कि मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खलजी जब चंदेरी आने वाले थे, तब यहाँ के सूबेदार ने ऐलान करवाया, जो भी कारीगर एक दिन के अंदर इस पथरीली पहाड़ी को काट कर भव्य द्वार बनाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सुनो 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 सुनो। अब मैं तो ठहरा एक दरवाजा, ताउम्र एक ही जगह खड़ा हूं, और उधर मेहराबदार दरवाजे वाली कटी घाटी है भी यहां से थोड़ी दूर। तो मैं क्या जानूं